अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया। वजीर आजम ने बताया कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी की जानिब से मजमूई तौर पर 9.7 अरब डॉलर का वादा किया गया है, जिससे IMF मुआहदे में आसानी हो जाएगी और पाकिस्तानी मईशत को आसरा मिलेगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि इमदाद आलमी बरादरी की पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम पर एतमाद का इजहार है और एक एक पाई को शफाफियत से इस्तेमाल किया जाएगा। मगर हमारी तारीख बताती है कि इमदाद के नाम पर आए तहाइफ वुज़रा के रिश्तेदारों के पास नजर आएंगे, चीज़ें बाजारों में बिकती रहीं, रकूम बैंक्स में गईं, जिससे अमीर अमीर तर होते गए और गरीब के तन से कपड़े भी कम होते गए और मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसी खबरों के बाद नेहरू ने भी चैन की बांसुरी छोड़कर कानों को हाथ लगाए। तो क्या इस मर्तबा ये इमदाद हकदारों तक पहुंचेगी? इसी मामले पर जो माशी मसाइल इस वक्त हैं और जिसे कामयाब दौरा कहा जा रहा है, पहला सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब, इसार राना और तौफीक भट्ट साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सवाल इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत का दावा कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, वजीर आजम और वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस कामयाब करार, क्या इमदाद से पाकिस्तान की माशी परेशानी कम होगी? अगर आपको लगता है कि कम होगी तो हाँ, और अगर नहीं तो फिर नहीं का ऑप्शन है। लेकिन इसके साथ साथ शहजाद साहब, क्या ये कम होगी? और तो इसको ऐड कर लीजिएगा कि इमदाद मुतासरीन तक भी जाएगी जिस मकसद को आ रही है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जून तक कम होगी। ब्लूमबर्ग का अपना कहना है कि अगर ये कामयाब हो जाती है और पाकिस्तान रोल ओवर कर लेता है इस पर्टिकुलर डोनर कॉन्फ्रेंस से, नहीं हो सकता है इसमें से कुछ हिस्सा शायद जल्दी मिल जाए, कहीं से किसी बैंक से मिल जाए, अगर IMF के साथ हमारा मुआहदा जल्दी हो जाता है, क्योंकि बैंक से जितनी भी आपको कमिटमेंट्स हुई हैं वो IMF के ऊपर कंटिजेंट होगी। IMF के साथ मामला तय होगा तो फिर बैंक कोई मनी रिलीज करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ है कि प्रोजेक्ट लोन्स हैं, ये सब के सब 90% इसमें प्रोजेक्ट लोन्स हैं। इसका मतलब होगा प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, फिजिबिलिटी होगी और डेवलपमेंट एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे साथ। जैगम खान साहब आपको बताएंगे कि इसमें कितना वक्त लग जाता है सारी चीज के अंदर, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह वगैरह मिला के उतना पैसा अगर आ भी जाए तो सारे का सारा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता जो इसके जरूरतमंद है उन लोगों को। आपका बड़ा सवाल कि क्या इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, जो बैंकरप्सी का एक प्रेशर था हमारे ऊपर, ये एक उम्मीद की किरण कि शायद कुछ हिस्सा मिल जाए, कुछ रोल ओवर हो जाए, कोई सऊदी पैसे मिल जाए, उससे हम जून तक तो बच जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारे मुआशी जो हमारी डिस्टॉर्शन है, जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं हमारी मईशत के अंदर, जब तक उनको दूर नहीं किया जाएगा तो मामला वैसे का वैसा रहेगा। माइक्रो लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन आपको कितना तंग कर रही है, डिमांड देखिए, अगर आप स्मगलिंग बंद नहीं करेंगे तो डिमांड की वजह से कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं, फिर कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, ज़ाहिर है उनको हम काबू नहीं कर सकते। तो बहुत जिससे कहते हैं ना कि एक अनदही के साथ बैठ के किसी हुकूमत को इस मामले को देखना होगा, तभी जाके इसकी आसानी महसूस हो पाएगी। लेकिन ये 3 साल के ऊपर है, इतनी जल्दी आ भी नहीं सकता। तो 6 माह का ब्लूमबर्ग कहता है, मैं समझता हूं कि इस डोनर कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में तो शायद काफी वक्त लगेगा, 1.5 साल उससे पहले के जाके हम उसका कोई जमीन पे देख पाएंगे। ठीक, जैगम साहब, आपके ख्याल में माशी परेशानी कम होगी? हम ये कह सकते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के लिए हालात साजगार हो रहे हैं, कुदरत मेहरबान हो गई है? पाकिस्तान की माशी परेशानी तो कम होगी, लेकिन इस इत्तेहादी हुकूमत को शायद उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। जो प्रोजेक्ट लोन होता है वो उस वक्त आना शुरू होता है, या प्रोजेक्ट ग्रांट भी होती है, जब प्रोजेक्ट के आप तमाम जो ज़मीनी काम है वो कर चुके होते हैं। यानी आप प्रोजेक्ट के पूरे डॉक्यूमेंट बना चुके होते हैं कि क्या काम करना है, कब करना है, और वो 4-6 महीने से पहले पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये पाकिस्तान की यकीनन एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। सबसे पहले तो आप देखिए कि जिन इदारों ने ये वादे किए हैं और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का वादा है, वो वाले तो पैसे आएंगे, हमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ग्रांट्स हैं उसका एक हिस्सा आया करता है, एक हिस्सा नहीं आया करता, और जो आता है वो भी तमाम का तमाम अप फ्रंट एड की शक्ल में नहीं आता, डायरेक्ट आके खर्च नहीं होता। उसके बहुत से और भी अखराजात हो जाते हैं दरमियान में, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी बहुत होती है। देखिए, जिन मुल्कों ने हमारी मदद की है या जिन मुल्कों से वाबस्ता इदारे हैं ये, उनमें सऊदी अरब भी शामिल है, चीन भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। यानी वो बैंक और वो इदारे जो इन तीनों मुल्कों से वाबस्ता हैं, उन्होंने कोई
9.7 बिलियन की हमें सॉफ्ट लोन्स, ये जो लोन्स होंगे, इसहाक डार साहब थोड़े अनक्लियर थे कि सऊदी बैंक ने जो हमें $1 बिलियन देना है वो ग्रांट होगा या लोन होगी। 8.7 बिलियन के बारे में उनको यकीन था कि वो प्रोजेक्ट लोन है, ये बहुत कम सूद पर होता है, लंबी मुद्दत के लिए होता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान पे महंगे कर्जों का बोझ है उस पर मदद मिलेगी। 3 साल में पाकिस्तान की मईशत को कुछ ना कुछ सहारा इससे इसलिए मिलेगा कि जब ये रकम आएगी तो पहले ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक में आएगी, डॉलर्स आएंगे, यूरोज आएंगे, वो कन्वर्ट होंगे, फिर रुपए की शक्ल में वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी। तो ये तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी सहारा होगा। एक छोटी सी बात अगर पूछना चाहूँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम साहब के पास भी इसका जवाब नहीं था, काफी घुमाया फिराया उन्होंने सवाल को, कितनी इमदाद कितना कर्जा, क्या इसके ऊपर आपको कोई क्लैरिटी मिल सकी है? इसको अगर हम कहते हैं $9 अरब से ज्यादा ये मिलने जा रहा है। जी, इसहाक डार साहब ने उसका जवाब दे दिया था और मैंने भी उसका कैलकुलेट किया है कि जो 4 मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी 4 बैंक्स हैं, उसमें जो है वर्ल्ड बैंक है सबसे ज़्यादा, तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, फिर वर्ल्ड बैंक है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है और फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है जो चीन के इन्फ्लुएंस में है। इनके कुल मिला के बनते हैं $8.7 बिलियन। तो ये $8.7 बिलियन तो ये लोन्स की शक्ल में है। उसके अलावा $1 बिलियन है जो सऊदी बैंक का है, उसके बारे में इसहाक डार साहब अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या वो लोन है या वो ग्रांट है, वो किस शक्ल में होगा। तो 8.7 से 9.7 बिलियन तक की जो रकम है वो सॉफ्ट लोन्स है, प्रोजेक्ट लोन्स है। उसके अलावा जो रकम है वो एक छोटा हिस्सा है जो 10% से कम है, जो ग्रांट्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्क दे रहे हैं। और ये ग्रांट्स वो बैनुल-अक़वामी तंजीमों के जरिए देंगे, यूनाइटेड नेशंस के जरिए देंगे, कुछ हिस्सा शायद वो हुकूमत के जरिए भी दें और मुतासरीन तक वो बराह रास्त पहुंचने की कोशिश करेंगे उन ग्रांट्स के जरिए से। तो इसमें एक तो टाइम लगेगा। इस वक्त जो हमारा मसला है, देखिए चौधरी साहब की बात थोड़ी सी मुझे रिट्रेट करने दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ $4.5 बिलियन हैं, जो 1 महीने की आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके लिए काफी है। सर कतई कलाम की माजरत, मगर इसहाक डार 10 इसको कह रहे हैं और वो ये कहते हैं कि कमर्शियल और ये मिलाकर ही हमेशा ज़र मुबादला काउंट होता है। जी, जब उन्होंने ये कहा तो आप देखिए कि उसके बाद कैसी सनसनीखेजी बर्पा हो गई, किस तरह का खौफ फैल गया। और उन्होंने वो बयान देकर ये तासुर दिया कि शायद जो उन्होंने पहले काम किया था 1990s में, वही काम करने वो दोबारा जा रहे हैं और लोगों की रकम सीज करेंगे। और फिर उन्होंने आज दोबारा रीअश्योर किया, आप उसको बिल्कुल हुकूमत लेकर इस्तेमाल उस रकम को नहीं कर सकती, वो तबाह कुन होगा। वाहिद आपके पास आखिरी बात सिर्फ 2 लाइनों में कि आपके पास पाकिस्तानी मईशत के पास जो नंबर 1 काम है, जो मईशत के लिए जिंदगी मौत का सवाल है, वो IMF के प्रोग्राम में वापस जाना है। 9th रिव्यू को कामयाबी से करना और IMF के प्रोग्राम को बहाल करना है। ठीक है जी। और इसके लिए कहा जा रहा है कि अगर जाएं तो भी महंगाई है जो कि 30%, और अगर ना जाएं तो 50%। हर 2 सूरतों में गरीब के लिए तो मुश्किल ही है। इसार राना साहब, ये अखबारों में आज बड़े बड़े इश्तिहार भी आए अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। वैसे तो खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, मगर आपका क्या ख्याल है? ऑन लाइटर नोट मैंने ये कहा है, पाकिस्तान की माशी परेशानी कुछ कम होगी? देखिए, वो जो एक शेर है ना कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मुझे तो हंसी आ रही है उन इश्तहारात के ऊपर, हंसी और तकलीफ दे हंसी आ रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पे रोऊं या हंसूं। हम फ़ख्र कर रहे हैं कि दुनिया ने हमें फिर कर्ज दे दिया और बड़े फ़ख्र से हम कह रहे हैं कि दुनिया ने देखें हम पे एतमाद किया, साड़ी साग दे लो, ये भी बड़ी काम। भाई हम कब तक इस तरह भीख मांगते रहे? हमारा हाल आयशा पता है क्या है? ये आपका जो ये सवाल है ना कि माशी परेशानी कम होगी या नहीं, आपने देखा ईद के ऊपर, बकरा ईद को ले लें, बहुत सारे फ़कीरों का गौल होता है जो घरों पे आके गोश्त लेके जाते हैं और बड़ी तादाद में वो गोश्त इकट्ठा कर लेते हैं और उनके लिए बड़ी बात होती है मटन उन्होंने इधर से भी ले लिया, इधर से भी। तो क्या वो पूरे साल उनकी माशी परेशानी ख़त्म हो जाती है वो भीख मांगने से? बहुत से हकदार भी होते हैं, सभी तो फ़कीर नहीं होते। नहीं, जिन जो हकदार होते हैं उन तक खामोशी से पहुंच भी जाता है और वो इस तरह जाके मांगते भी नहीं है। ठीक है ना? अब मैं इकट्ठे करने वाले की बात कर रहा हूँ। आप एक बहुत बड़ा बल्क फिर अपने ऊपर लाद के और आप तालियां बजा रहे हैं कि ये देखें हमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया।
अब पहले ही हम कर्जों के दलदल में दबे हुए हैं, डूबे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम कहां पे खड़े हुए। और हम फिर 8-9 बिलियन लेके कर्ज अपने ऊपर डाल के, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा सिफारती कारनामा है। सिफारती कारनामा नहीं है। किस चीज का सिफारती कारनामा? माशी परेशानी कम नहीं होगी। देखे ना, मुझे एक बात का जवाब दें। अभी आपने खुद ही अपने इंट्रो में ये बात की कि माजी में भी जितना कर्जा है, क्या वो हकदार तक पहुंचे थे? तुर्की की खातून अव्वल याद है जो हार दे गई थी उसके लिए? वो नहीं, वो अंजलिना जोली भी दे के गई थी ना, वो को बहुत बड़ा नेकलेस था शायद। सर तो देने वाले का कसूर नहीं, लिया अवाम के नाम पे जा रहा है। तो बात ये कि मेरी सुन ले, देने वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना हम। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि उन्होंने क्या किया। ये जो 4 बैंक दे रहे हैं, बैंकों की नफ्सियात क्या है? क्या बैंक कभी भी किसी को अल्लाह नाम पे पैसे दे सकते? ठीक है, एशियन बैंक हो, इस्लामी बैंक हो, व्हाटएवर द बैंक, वर्ल्ड बैंक हो, जो बैंक भी देता है वो अपना इंटरेस्ट सामने रखता है। तो आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ, मुश्किलात मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हो सकता है कि हम आने वाले कल के ख्वाब में कि जी पैसे आएंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, इसमें तो गुजार लें। सरे दस्त इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी हालात हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, ये तो ऐसे ही रहेंगे और इसको हमें जून तक का जो अरसा है उसको ले जाना जो है वो जुए शीर लाने के बराबर है। जी तौफीक भट्ट साहब, आपके ख्याल में माशी परेशानी कम होगी, कोई कामयाबी मिली है या ये बातें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं और वो जिन हुक्मरानों की वजह से भी हुए, वो एक अलग दास्तान है, वो हम बयान करते रहते हैं, अर्ज़ करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए उन मुल्कों का जिन्होंने 9.7 अरब डॉलर्स की पाकिस्तान को कर्जा नहीं इमदाद दी है। अब ये तो डिपेंड करता है हमारे हुक्मरानों का कि वो उसका सही इस्तेमाल करते हैं या उस इमदाद का उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से पहले वो करते रहे। और उस वजह से ना सिर्फ उनकी साख मुतासर हुई बल्कि पाकिस्तान की साख भी मुतासर हुई। और वो दुनिया जो पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आता है और पाकिस्तान को इमदाद देती है, और जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देती, दुनिया के दीगर मुल्कों में भी जब मुश्किल वक्त आता है तो दुनिया मदद के लिए आती है। अब पाकिस्तान की मदद के लिए भी आई है, तो उसके सामने भी इस इमदाद का सही इस्तेमाल करके, जैसा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं, कहने में और अमल में बड़ा फ़र्क होता है, तो उसका सही इस्तेमाल करके हमें दुनिया को ये बताना है कि आपने जिन मकसद के लिए हमें इमदाद दी है उसका सही इस्तेमाल हुआ है और वो सही मुस्तहिकीन तक वो इमदाद जो है वो पहुँच गया है। दूसरी बात ये है कि हमें हर वक्त ये इमदाद ही लेते रहेंगे। हम जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है हम दुनिया की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। पहले तो हमें खुद देखना चाहिए कि हम अपने मुल्क में ऐसे हालात पैदा करें और कि हमें किसी से इमदाद लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम खुद अपने मुल्क में ऐसी मुआशरी इस्लाहात लेके आएँ जो कि हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। अभी भी आप देखें कि गरीब आदमी जो है वो मर रहा है। अभी कल आपने देखा होगा कि वो आटे के एक थैले के लिए जो है वो एक शख्स जो है वो चला गया। तो एक तरफ तो आवाम जो है वो भूख से मर रही है, वो गुर्बत से मर रही है, वो नाइंसाफ़ी से मर रही है, वो जुल्म से मर रही है, और दूसरी तरफ हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अपनी गलीज़ सियासत से फुर्सत ही नहीं मिलती, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे इस मुल्क को एक मुआशी मजबूती की ज़रूरत है, वहाँ पे अखलाकी और सियासी मजबूती की ज़रूरत भी है। ठीक है, मैं इसी बात को, मुझे एक नुक्ता था जिसको आपने कहा कि सिफारती कामयाबी नहीं है, ज़ैगम साहब ने कहा सिफारती कामयाबी में, शहजाद साहब का ओपिनियन, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस भी है। सर, फौजी सरबराह का सऊदी अरब यूएई का दौरा, वहाँ से कुछ रकूम के ऐलानात, रूस से इमदादी गंदम पहुँची है, जनीवा वाली की बात कह रहे हैं कि IMF के साथ डील करने में आसानी पैदा हो जाएगी। क्या वाकई पाकिस्तान, क्योंकि हमने इससे पहले ये भी बातें सुनी और बहुत सी ऐसी खबरें रिपोर्ट भी हुई कि गुज़िश्ता हुकूमत के बाद कुछ ना कुछ सिफारती प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे जो नहीं सॉर्टेड आउट हो रहे थे। क्या लग रहा है कि सिफारती कोशिशें वाकई कामयाबी एक सिफारती कोशिशों के कॉरिडोर के थ्रू हुई है?
कहा जा सकता है? इसमें तो कोई शक नहीं कि जब आप इमैनुअल मैक्रोन को और टर्किश प्रेसिडेंट को और ये सब तकरीर करते हैं आपके यहाँ, चाहे वो वर्चुअली कर रहे हों लेकिन मौजूद हों, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हों, इतने ममालिक के लोग आ जाएं, इतने इंटरनेशनल एजेंसीज के लोग आ जाएं, इतनी कमिटमेंट हो जाए तो डेफिनेटली एक डिप्लोमेटिक सक्सेस तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब इम्तिहान हमारा शुरू होता है। याद रखें 2005 का जो ज़ल्ज़ला था जिसके साथ इतनी बड़ी हमें इमदाद मिली और दुनिया आई हमारी मदद को, उसका रिकॉर्ड खोल के देखना पड़ेगा और शायद जैगम साहब को उसका पता हो कि कितने % यूटिलाइजेशन हुई उसकी और कितने % नहीं हो सकी। जब भी ऐसी ग्रांट्स आती हैं, जब भी ऐसा पैसा आता है, सबसे पहला इम्तिहान जो उसका होता है कि क्या आप उसको खर्च करने की काबिलियत भी रखते हैं या नहीं। और जब आप उसको किसी प्रोजेक्ट में या किसी फायदेमंद चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो खाया जाता है। जब 30 जून आती है तो ये फिर पैसा जो सारे का सारा पड़ा होता है, एक जल्दी पड़ जाती है इसको इस्तेमाल करने की और वो ईसा खेल में नजर आ जाता है। तो इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए जब हम ये काम कर रहे हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की जरूरियात, मुख्तलिफ किस्म का जो ग्राउंड वर्क होता है, प्रेपरेटरी वर्क, उसको करना पड़ता है। एक फाइनल चीज देखिए, अभी हमें बताया गया और पता भी है हमें कि 8.7 बिलियन बैंक्स ने कमिट किया है। तो बैंक कभी भी ग्रांट या मुफ्त में पैसा नहीं देता, उसको वापस चाहिए, भले वो लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो। इसलिए इसकी जो ज्यादा मिकदार है वो कर्ज की शक्ल में पाकिस्तान के पास आई है। दुरुस्त, वैलिड पॉइंट जी। इस से मुख्तसर ये कि देखिए, जिन लोगों को के लिए हमने ये सारी कॉन्फ्रेंस की थी ना, जब तक इमदाद आएगी तब तक तो वो ये वैसे ही पड़े हुए ना सर्दी में। तो जरूरत तो ये है कि ये जितने लोग वहां गए थे ये अपने पल्ले से पैसे निकाल के उनकी अभी इमदाद करें। जब इमदाद आएगी तब आएगी, तब तक आते आते पता नहीं कितने रहे ना रहे, कोई पता है किसी बात का? यहाँ तो जो हालात है, खुले आसमान के नीचे जो लोग पड़े इतनी शदीद सर्दी के अंदर, वो ये इंतजार करेंगे कि 6 महीने बाद पैसे आएंगे तो हम जिंदगी गुजारेंगे। ये तो वही बात होगी जो कह रहे थे कि हुक्मरानों को भी तो तरजीहात दुरुस्त करने की जरूरत है। इस वक्त डेवलपमेंट फंड्स के बजाय उन इलाकों की तरफ पहले जाएं, ना कि अपने अपने हलकों के ऊपर फोकस रखें। अगले मामले की तरफ बढ़ेंगे और ये पॉलिटिकल मामला ही है। होने वाली एक मुलाकात है। सुलेमान ने गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन से मुलाकात की और उनकी ज़ेर क़यादत जनूबी पंजाब के सियासतदानों के ग्रुप के साथ नून लीग का इत्तेहाद बरकरार रहने की यकीन दहानी करवाई। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब आसिफ अली जरदारी भी जहांगीर तरीन की ज़ेर क़यादत जनूबी पंजाब के ग्रुप को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में PTI के मुनहरिफ अरकान की शिकस्त के बाद अगले इंतखाबात में इलेक्टेबल्स को टिकट देने से इनकार कर दिया है। इन इत्तलात के बाद जहांगीर तरीन की ज़ेर क़यादत 3 दर्जन से ज़ायद सियासतदानों ने अपना सियासी मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए एक नई सियासी जमात की तश्कील या पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जैसे ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया था। इन इलेक्टेबल से अगले हुकूमती सेटअप की तश्कील में अहम किरदार अदा करने की तवक्को की जा रही है। शहबाज शरीफ के मुशीर ओन चौधरी ने दावा किया है कि तरीन ग्रुप आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ मैदान में उतरेगा। इसी मामले पर सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने। सवाल इस तरह से है, जहांगीर तरीन ग्रुप का जनूबी पंजाब में भरपूर सियासी असर और रसूख, पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब में फाल, ऐसे में जहांगीर तरीन कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? दोनों जानिब से कोशिश भरपूर है कि ये ग्रुप उनकी जमात के साथ चले या अगले इंतखाब में उनके साथ हिस्सेदार बने। शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में, और वैसे इस मुलाकात को ऐसे भी रखा जा सकता है कि सुलेमान शहबाज भी और जहांगीर तरीन भी दोनों ही पीछे रह के बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस चलाने वाले या एक कामयाब डील्स करने वाले लोग हैं। पॉलिटिकल असाइनमेंट था ये सुलेमान शहबाज के पास, एक पॉलिटिकल डील कामयाबी से बना लेंगे वो इसको? अच्छा सवाल है आपका। तो पाकिस्तान में हर वो शख्स जो कारोबार करता है वो सियासत भी करता है, और हमारी सियासत अब कारोबारी किस्म की सियासत हो चुकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो नाम हैं वो हैं अपनी जगह पे, और जो पार्टीज़ हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। मेरा ख्याल है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 ऐसी, और PTI भी बड़ी हद तक ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोर महफूज है। लेकिन असल में होता क्या है, इन सब पार्टियों के पास 15 से 17% तक वोट बैंक होता है जितने वोट डाले जाते हैं। उसके बाद का ऊपर वाला जो वोट होता है, जिसको फ्लोटिंग वोट कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतती है और हुकूमत बनाती है। ये जो फ्लोटिंग वोट होता है ये आमतौर पे ये डिटरमिन करता है, और ये इलेक्टेबल्स का वोट होता है। इस वक्त आप जहांगीर तरीन की बात करें,
का जो ग्रुप बन रहा है उसकी बात करते हैं, साउथ पंजाब का, पीपल्स पार्टी की इंग्रेस की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें वो हैं। पीपल्स पार्टी तो अपने तौर पे काम मौजूद तो है, लेकिन क्या वो इस फ्लोटिंग बोट को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं। एक और चीज़, हमें अभी ये नहीं पता कि जो तारीन साहब का ग्रुप है या जो साउथ पंजाब का जो ग्रुप बनने जा रहा है, इसमें से कितने लोग अलहदा हो जाएंगे इस ग्रुप से, अगर ये ग्रुप अपने तौर पे अपनी शक्ल कायम, ये ग्रुप कितनी शक्ल बदलेगा, PMLQs की क्या हालत होगी, सिमिलरली PTI कितने लोग हटेंगे। ये इस वक्त फ्लोटिंग और ये फ्लूइड क्वेश्चन हैं जिनका जवाब इस वक्त मौजूद नहीं है। जो हालात पंजाब की सियासत के ज़्यादा अयां होंगे, ज़्यादा क्लियर होंगे, तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। आपके सवाल का मेन जवाब कि आया वो उधर जाते नज़र आते हैं या इधर जाते नज़र आते हैं, तारीन साहब तक का जहाँ का तल्लक है, और मेरा ख्याल सरवर साहब भी इसमें उसी हद तक शामिल है, ये सब का सब रुझान और तल्लकदारी और रिश्तेदारी मखदूम अहमद महमूद के साथ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक भी सदन पंजाब के साथ हमेशा से रहा है। तो मुझे यूँ लगता है कि जब भी ऐसा फैसला करना पड़ेगा, शायद PMLN या किसी और से हट के फिर जब ये वोट करेंगे तो शायद फिर ये साइड लेंगे पीपल्स पार्टी की। इसलिए पीपल्स पार्टी आपको पंजाब में थोड़ी सी इनग्रेस करती हुई मेरी नज़र में नज़र आती है। ठीक है, शहजाद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत ही फ्लूइड क्वेश्चंस है इस वक्त। बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या लोगों का अगर डिसेंट है पार्टी के साथ, और फ्यूचर कैसे वो चूज़ करेंगे ये भी आने वाले दिन तय करेंगे। मगर तौफीक भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मुलाकात रही है गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन साहब से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस मुलाकात में इन्होंने क्या जज किया, या कुछ गुफ्तगू में पता लग पाया कि वो दिल से किसके ज़्यादा करीब हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी। मगर एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप का जनूबी पंजाब में असर व रसूख है, पीपल्स पार्टी भी फाल है, और गुज़िश्ता रोज सुलेमान शहबाज और जहांगीर तरीन की भी मुलाकात हुई है। नून लीग भी एफर्ट कर रही है इस ग्रुप के लिए। जहांगीर तरीन की इस ऑप्शन को ज़्यादा दिल के करीब समझते हैं या वहाँ जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है तौफीक भट्ट साहब, इनकी भी मुलाकात रही, गो कि इस मुलाकात से पहले हुई, मगर जाहिर बात है सहाफ़ी बैठे और सवाल ना करे और जानने की कोशिश ना करे मुमकिन नहीं है। भट्ट साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन का वे कैसे कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि कहाँ जाना उनके लिए फ़ायदे में होगा? पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब एक बहुत ही अपनी सेहत के हवाले से बहुत बड़ी आजमाइश से गुज़र रहे थे, जो कि अल्लाह पाक ने बहुत मेहरबानी की, और अब वो सेहत याबी की तरफ जो है वो अपना सफ़र ऑलमोस्ट उन्होंने मुकम्मल कर लिया। फॉलो अप हो रहा है उनका। तो उनकी इस आजमाइश की वजह से या बीमारी की वजह से जो अमूमी तासुर हमारे सियासी हलकों में या आवाम में जो फैल रहा था वो ये था कि जैसे वो इतने बददिल हो गए हैं पॉलिटिक्स से, ये जो खान साहब ने जो रवैया उनके साथ अख्तियार किया कि अब वो शायद सारी ज़िंदगी के लिए पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने जो पुराने लोग थे जो खान साहब के साथ मुखलस थे और उन्होंने बड़ी तवील जदोजहद की, तो उनके साथ जहांगीर तरीन साहब ने अपने राब्ते जो है वो दोबारा जोड़े। तो इसी सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने जो है वो बुलाया और बहुत ही मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आए, जो कि उनकी एक तबीयत का जो है वो हिस्सा है। तो इस मुलाकात में दो तीन चीज़ों का जो मैंने अपने तौर पे अंदाज़ा लगाया, एक तो ये कि उन्होंने सियासत को बिल्कुल खैरबाद नहीं कहा और सियासत वो बिल्कुल करेंगे। सियासत उनका ओढ़ना बिछोना पहले भी रही है, अब भी जो है वो तो एक अगर सियासी जमात ने उन्हें मायूस किया जिसके लिए उन्होंने बहुत जदोजहद की, तो अब जो बाकी सियासी जमातें हैं ज़ाहिर है उनके साथ उनके राब्ते हो रहे हैं और ये राब्ते रहने चाहिए। खान साहब ने तो एक ऐसा माहौल पाकिस्तान में बना दिया था कि जिसमें यूँ महसूस होता था कि एक तरफ सारे शैतान हैं और दूसरी तरफ अकेला एक फरिश्ता है और इन दोनों का मुकाबला हो रहा है और वो जो शैतान है वो फरिश्ते के साथ नहीं बैठ सकते। तो जनरलाइज सियासत होगी, मगर आपकी राय में कि जहांगीर तरीन साहब के लिए महमूद अहमद खान से कराबतदारी भारी पड़ेगी या फिर नून लीग का पंजाब में वोट बैंक को अपील करेगा? मेरा अपना ख्याल ये है कि पंजाब में ख़ास तौर पे हम पंजाब की पॉलिटिक्स में जब देखते हैं तो ये इस वक्त नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मकबूल है। हो सकता है कि कल पीपल्स पार्टी के लिए ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो
पंजाब में ज़्यादा मकबूलियत की तरफ आ जाए, लेकिन अभी तो नून लीग जो है वो ज़्यादा मकबूल है। इसीलिए सलमान शहबाज की जो मुलाकात है वो जहांगीर तरीन साहब से हुई है। और देखें ये आपस में तो सारे इस वक्त पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, ये सारे लोग तो आपस में इकट्ठे हैं। तो अब जहांगीर तरीन साहब की इसके बावजूद के रिश्तेदारियां जो है वो तो आपको नून लीग की तरफ पलड़ा दिखाई देता है। मुझे यूँ लगता है कि वो नून लीग की तरफ जो है वो उनका हो सकता है। ठीक है, हमारे सामने पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों की बात होगी। इसार राना साहब, सुलेमान शहबाज का एकदम से आगे आना ऐसी पॉलिटिकल असाइनमेंट के ऊपर, हमजा शहबाज का थोड़ा सा हालिया 6 माह में जो पॉलिटिकल सिचुएशन उनके साथ बनी पीछे होना, क्या सुलेमान को सामने लाना, इस एंगल को भी डिस्कस थोड़ा सा इस पे कर दीजिएगा कि शहबाज शरीफ ग्रुप कह लूँ मैं नून लीग के अंदर जो है वो अपना एक नया फेस सामने रखने जा रहे हैं। देखें, जो इस सारी मुलाकात की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपने बिल्कुल राइटली कहा कि सलमान शहबाज की एंट्री है और एक दबंग एंट्री जिसे कहना चाहिए ना, दबंग एंट्री हुई है। और वो एंट्री उन्होंने आते ही पूरी पंजाब की सियासत जो है उसको हिला दिया है और सारे हम भी इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, जो जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की बात है ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ वो किंग मेकर हैं। अच्छा। और मेरा अपना कहना है कि वंस अ किंग मेकर इज ऑलवेज अ किंग मेकर। खुद तो किंग नहीं होंगे वो नहीं, किंग मेकर होना, किंग बादशाह, ये सब ठीक कह रहे हैं, बादशाहों की गर्दनें उतरती हैं, किंग मेकर की नहीं उतरती। किंग मेकर तो जिस पे हाथ रख देगा वो बन जाएगा। बात ये कि जो उनका वजन और कद काठ है, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने एक वक्त तक उन्हें इस्तेमाल करके और फिर उसके बाद जो होता है वो उन्होंने किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब इतना बड़ा डेंट डालेंगे पीटीआई के अंदर के जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो सारे लाडले जो जनूबी पंजाब के खान साहब के खुसरू बख्तियार समेत वो सारे लाडले अब कहीं खान साहब के साथ कहीं खड़े नजर नहीं आएंगे। मैं सवाल को रिफ्रेश करती हूं, डील मेकर कौन बनेगा, जरदारी साहब या फिर सुलेमान शहबाज? इसमें भी तरीन साहब अपनी आइडेंटिटी जो है उसे बरकरार रखेंगे और पीटीआई का जो है एक तशख़्ख़ुस है वो अपना लेके चलेंगे और वो ना पीटीआई का पीस पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेंगे ना इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलने सामने आते। नहीं, वो ठीक है, उनका वो बड़ापन है ना। अगर वो नहीं बोलते, ये जो बड़ा आदमी होता है ना उसको आप तैश में देखेंगे वो क्या कहता है, आपको पता चल जाएगा। अगर आप तैश में आके अपनी शख्सियत का भरम खो देते हैं तो फिर आप समझ जाएं कि आप अंदर से खोखलें। जहांगीर तरीन खान ने जिस तरह अपने रख रखाव से और अपने किरदार से इस बात को साबित किया कि उन्हें दोस्ती निभानी भी आती है और दुश्मनी भी निभानी आती है, तो मैं ये समझता हूँ। बाकी एक बात और कि जब जहांगीर तरीन साहब ने ऐसे करके सीटी मारी ना, तो बहुत सारे परिंदे पीटीआई के वो कहते फिर ने साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असां उड़ जाना। वो सिर्फ एक, कोई अंदाजा है कितने होंगे? देखें, जनूबी पंजाब का जो ग्रुप है ना पूरा, वो तो समझे कि वो धड़ा पूरा का पूरा ही मेरे कैलकुलेशन में है। और जब होता है कि जब परिंदों का झुंड उड़ रहा होता है ना, तो उनकी देखा देखी इधर उधर के परिंदे भी उस झुंड में घुस जाते हैं। आप कह रहे हैं एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे अलग ग्रुप रखेंगे। इमरान खान साहब और पीटीआई की सियासी ग्रिप कमजोर होगी, वैसे वैसे ये झुंड बढ़ता जाएगा। काफ लीग तर्ज का एक ग्रुप हो सकता है पंजाब में कि जहां वो खड़े होंगे वही जमात हुकूमत बना लेगी। उनसे ज्यादा तगड़ा ग्रुप होगा जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, काफ लीग से तगड़ा ग्रुप होगा, क्योंकि उनकी खाली एक दो शहर ना समझे कि जनूबी पंजाब का मामला है, वो शहरों के अंदर भी इक्वली, लाहौर, पंजाब के गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, सब जगह इक्वली वो उनकी अपनी एक ग्रिप है और वो इसे यूटिलाइज करेंगे। मतलब जब वो फ्लाइट लेंगे तो फिर सब उधर ही होंगे। बट सब कहिए जो भी आप कह रहे हैं, मुख्तसर में आगे एक बात तो ये है कि अभी इसरार साहब जैसे फरमा रहे थे कि जब सीटी बजेगी, तो जो मेरी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है उसमें मैं जो अंदाज़ा लगा पाया वो ये है कि सीटी जो है वो बजने वाली है। ओके। नंबर 1, इलेक्शन कब, वक्त से पहले हो सकते हैं? इलेक्शन मेरा ख्याल है कि शायद वक्त पे भी नहीं होगा। इलेक्शन हो ही नहीं, कितनी जोर दी वजह ना लिए जरा तो समझ बहुत जोर से सीटी बजने वाली है और उसकी आवाज़ दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो सलमान शहबाज साहब की मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब से,
ये असल में एक ऐलान भी है कि सलमान शहबाज साहब जो है वो सियासत में अब बाकायदा एंटर हो गए। पहले तो वो सिर्फ अपने बिजनेस को देख रहे थे, बिल्कुल वो नहीं अब वो सियासत को भी देखेंगे। ठीक है, यही पॉइंट लेके ज़ैगम खान साहब आपकी तरफ आऊंगी। हमने देखा कि मरियम नवाज को नून लीग में अहम जिम्मेदारियां देने के बाद, जाहिर बात है ग्रुप मौजूद है, नून लीग इसको खुद भी तस्लीम करती है, शहबाज ग्रुप की जानिब से सुलेमान शहबाज को अहम पॉलिटिकल असाइनमेंट्स के साथ सियासी मैदान में आगे लाया गया। इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप समझ रहे हैं? और साथ ही जो हमारा सवाल है कि जहांगीर तरीन साहब किधर जाएंगे, किसे पसंद करेंगे? बहुत सिग्निफिकेंस है जी। वो सवाल वही होता है कि कोई रह तो नहीं गया। मुस्लिम लीग नवाज का असूल है खानदान में से कोई नहीं रहना चाहिए, बिरादरी में से कोई नहीं रहना चाहिए। आधी कैबिनेट जो है वो खानदान की होनी चाहिए और बाकी आधी कैबिनेट जो है वो अपनी बिरादरी की होनी चाहिए। 3-4 सीटें जीटी रोड को दे दें, बाकी पाकिस्तान की खैर है। वो पता नहीं वजूद रखता भी है या नहीं रखता। तो सलमान शहबाज साहब को भी मुबारक हो, शाही खानदान के हैं वो। कुछ शाही खानदान है, कुछ मुल्कों में हर मुलाजमत पे शाही खानदान वाला होता है। तो ऐसे नहीं, ये नई नस्ल जो इन सियासी जमातों से नाराज हो रही, हट रही है, ऐसे नहीं हट रही, इन्हीं इनकी कार्रवाइयों की वजह से हट रही है। देखिए, अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। ये जो पंजाब है वो आसिफ जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी से हटा, पीपल्स पार्टी पंजाब से फारिग हो गई। आसिफ जरदारी साहब ही अब पूरे पापड़ बेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में बस कदम जमाएं, लेकिन उनका जो तरीकाकार है वो ये है कि उनका जोर इलेक्टेबल्स पर है, क्योंकि वो शतरंज के खिलाड़ी है ना जी। अवाम के दिलों तक तो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। पीपल्स पार्टी की जो पुरानी सियासत थी डायरेक्ट पब्लिक अपील की, वो तो अब जरदारी साहब के ना बस की बात है, ना उसको वो समझते हैं। बिलावल अभी सियासत में आए हैं, उनमें होपफुली ये हो है, करंट लग रहा है कि लोगों को वो अपील कर सकेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अगर आप इलेक्टेबल्स को देखें और इलेक्टेबल्स की सियासत को देखें तो इलेक्टेबल्स का एक तो अपना वोट बैंक होता है, लेकिन उस वोट बैंक पर इलेक्टेबल खाली कभी नहीं जीत सकता। और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 20-25 साल से ये एक ट्रेंड डेवलप हुआ है कि इलेक्टेबल्स पार्टीज के रिलेटिव कमजोर होते गए हैं, पार्टियां मजबूत होती गई हैं और इलेक्टेबल्स कमजोर होते गए हैं। अब इलेक्टेबल कोशिश करता है कि कुछ वोट उसके हों, कुछ पार्टी के हों, ये दोनों मिले तो फिर वो जीते। इसलिए उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसी पार्टी में जाए जिसके जीतने का चांस ज्यादा हो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इलेक्टेबल को इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी वारे खाती है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन जुनूबी पंजाब में भी लार्जली मुझे ये लगता है कि अगले जो इलेक्शन होंगे वो इन दो बड़ी पार्टियों पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान होंगे, अगर बहुत कुछ बदल ना गया। अब जहां तरीन साहब के एंगल से अगर देखें तो तरीन साहब की पहली चॉइस तो यही होगी कि उनको ग्रुप को इंडिपेंडेंटली लड़ने दिया जाए और दो पार्टियां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज उनको सपोर्ट करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ये तजवीज़ मुस्लिम लीग नवाज मानेगी और इतने बहुत से हल्के आज़ाद छोड़ देगी कि जहांगीर तरीन साहब जीत जाएं। कल तो वो आज़ाद है, उनकी मर्जी वो किधर जाएं, कोई मुस्लिम लीग नवाज के साथ बंधे तो नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी के पंजाब की इतनी बड़ी सीटें मुस्लिम लीग नवाज कभी छोड़ने को तैयार नहीं होगी। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा जहांगीर तरीन साहब के लिए कि वो मुस्लिम लीग नवाज से सीटें लेने की कोशिश करें। उनके जो अरकान हैं वो भी यही कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज उन्हें एडजस्ट करे और उनको सीटें दे। तो नून लीग ही एक बेस्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे तरीन साहब? जी, मुझे यही लगता है। पहली ऑप्शन होगी कि आज़ाद उनको सपोर्ट करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऑप्शन मुस्लिम लीग नवाज के लिए काबिल कबूल होगा। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग नवाज की सीटें हमारे सामने। ठीक है जी, दो ऑप्शंस मुस्लिम लीग नून का दिखाई दे रहे हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक ये भी बात की गई कि एक अलहदा ग्रुप के तौर पर वो अपनी शिनाख्त बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। एक और तीसरा और अहम मामला जिसकी जानिब हम बढ़ेंगे और इसको हम पहले भी अपने प्रोग्राम में यानी 22 दिसंबर 2022 को होने वाले स्ट्रेट टॉक में हमने लाहौर के मास्टर प्लान के ऊपर बात की थी। ये रूडा का मामला है, माहौल पर इसके मुज़र सेहत असरात और इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे, इस पर सैर हासिल बहस और गुफ्तगू इस शो के अंदर हो चुकी। नतीजा ये निकला कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहर के मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि लाहौर के ज़रई रकबे को बिला जवाज़ शहरी इलाके में तब्दील किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने मंसूबे पर अमल दरामद मुअत्तल करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि लाहौर के शहरियों को मारा जा रहा है।
शहरियों का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। हुकूमत लाहौर में स्मोक कंट्रोल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तली का हुक्म दिया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मंसूबे की मंजूरी दे दी गई थी। और अब देखना यह होगा कि इस मरतबा लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला बरकरार रहता है या नहीं रहता है। मगर इसी पूरे मामले पर जो सिचुएशन डेवलप हुई है हालिया दिनों में और जो चीज़ें सामने आई जिन पर गुफ्तगू हुई, उसी को लेकर सवाल आपके सामने रखेंगे। रूडा मंसूबा एक मरतबा फिर मुअत्तल, लीगी रहनुमाओं का मोनिस इलाही पर मंसूबे के 250 अरब बाहर ले जाने का इल्ज़ाम। क्या रूडा मंसूबा पीटीआई दौर का सबसे मुतनाज़े मेगा करप्शन स्कैंडल साबित होगा? शहजाद चौधरी साहब। कि कोई इतना बड़ा जिस तरह हम इसको समझ रहे हैं या जो जिस किस्म के सियासी बयानात हैं जिससे कहा जा रहा है, ये तो साबित करना पड़ेगा। जो भी इल्ज़ाम लगाएगा अगर वो अदालत में जाता है तो साबित करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात हैं जो कि सामने नज़र आ रहे हैं, बल्कि सामने चीज़ वक़ुआ हुआ पड़ा है लेकिन उसको साबित करना भी मुश्किल है। बहरहाल इसको छोड़ दीजिए। जो अच्छी बात है वो ये है कि जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावी अर्बन डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, जो प्रोजेक्ट था, इसको रोक दिया गया। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को और तमाम हाई कोर्ट्स को ये चाहिए कि अपने सूबों में और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को मुल्क भर में कि जहाँ जहाँ पे जो शहरी हदूद हैं उसका मुकम्मल तौर पर वाज़े होना लाजिम करार दे दिया जाए। और शहरी हदूद से बाहर जहाँ पर ज़र्री और मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर किसी किस्म की भी जो डेवलपमेंट है, इस किस्म की डेवलपमेंट जो कि ग्रीन लैंड को ब्राउन में कन्वर्ट करती है, उसका मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। इसकी वायलेशंस होंगी लेकिन इसके बावजूद शायद जब तक हम उस सख्ती के साथ इसमें अमल ना करें, पाकिस्तान के लोगों के लिए खुली सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इस हद तक आज तो हम लाहौर की वजह से ये परेशान है, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का ये हाल हो जाएगा। पेशावर का ये हाल है, इस्लामाबाद के अंदर भी असरात आ जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमें इसको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी बुनियाद पे या इसकी वजह से इस तरह के इल्जाम लगाएं जिससे कि किसी की सियासी साख को नुकसान पहुंचाना है। हाँ, कुछ पार्टीज का इंटरेस्ट हो सकता है और उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जैसे प्रोग्रामों की जिम्मेदारी है। और इस वजह से हम समझते हैं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोग्राम था ये एक बहुत ही नेगेटिव असरात के साथ होना था। अगर ये होने दिया जाता तो इसलिए इसका रुक जाना बहुत ही बेहतर चीज। जी बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। तीनों पैनलिस्ट से मैं दरखास्त करूंगी कि 1.5 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, वरना फिर लास्ट हमारे पार्टिसिपेंट को कम वक्त मिलेगा। ज़ैगम साहब। मैं चौधरी साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं कि ये जो स्प्रॉल है, ये जो हमारा नया मॉडल आया है कि जिसमें शहरों को आप फैलाते जाएं और फैलाते जाएं और 4-4, 5-5 गुना उनका रकबा फैला दें, ज़रूरी ज़मीनें हड़प कर लें, ये बहुत एक ख़तरनाक बात है। और इस तरीके से ज़मीनों में हमारा सरमाया दफन हो रहा है। अब शहरों को ऊपर जाना चाहिए। ये जो रूडा है इसमें इस वक्त क्योंकि वक्त कम है, सिर्फ मैं एक चीज़ इस वक्त हाईलाइट करूंगा कि जो जायज़ करप्शन होती है उसका कितना बड़ा स्केल है। इसके ज़मीन को लिया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत, यानी जब कौमी ज़रूरत होती है, कोई सड़क, एयरपोर्ट, कोई दिफाई ज़रूरत, उसके लिए जो आप ज़मीन लेते हैं उस तरह से लिया गया और आगे उसको कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से हमारे यहाँ कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है, रावलपिंडी रिंग रोड में देखा, जिस तरीके से अपने क्रोनीज को, अपने से मुतल्लिका लोगों को उसमें फ़ायदा दिया जाता है, वो वैसे ही करप्शन होता है। मेरे ख्याल में बहुत करप्शन की कहानियाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और सामने आएंगी। एहतसाब होगा या नहीं होगा वो फिर अगली बात है। ठीक है जी, साराना साहब। देखिए, बात यह है कि कहते हैं जिन्ना खादियाँ गाजर टेढ़ों ना दे पीड़। आप जो करेंगे वो आपको फेस तो करना पड़ेगा। आज परवेज़ इलाही साहब की जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, 10 मिनट की मुलाकात थी और वहाँ पे जो लोग, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात थी। और लोगों का ये कहना है जो वहाँ पे मौजूद थे, साफ़ी जिनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब खासे परेशान थे। और जो परवेज़ इलाही ख़ानदान है, इनको आदत है मीठा मीठा खाने की। अब उन्हें ज़रा ना थोड़ा सा उस मीठे में कड़वाहट का सामना है, क्योंकि ये करप्शन के इल्ज़ामात खाली सिर्फ नून लीग की तरफ से नहीं है। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब को अपनी रिजर्वेशन जो है 2-3 दिन पहले दी हैं। सो ये प्रेशर डेवलप हो रहा है। और ये जो जिसका रोडा की आप बात कर रही हैं, लाहौर के 3 बड़े बिजनेस टाइकॉन जो हैं वो भी इसके बेनिफिशरी हैं।
और जाहिर है अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कमाने के लिए भी कोशिश करनी है। तो ये सारा कुछ जो है ये ईसब गोल तो कुछ ना फोल वाली बात है, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि ये चौधरी ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा पाँव का छाला बनेगा और सियासी तौर पे वो जो दौड़े लगाते हैं ना उसमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम पेश आएगी। मतलब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत नहीं, ये जो हालिया हुकूमत चल रही है इसके लिए ये बड़ा करप्शन स्कैंडल बन जाएगा डेफिनेटली। अभी ये पिछले कुछ 24 घंटों में आप देखें कि इस पे माहौल कितना गर्म हुआ है और ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है बट साहब, बुज़दार साहब नहीं, ये परवेज इलाही साहब के दौर में इतनी बड़ी क्या वो हो रही है करप्शन है। ये इसका सिलसिला तो बुज़दार साहब के दौर से शुरू हो चुका है और फिर उसके बाद बुज़दार साहब की कई कहानियाँ जो हैं वो सामने आई हैं, कई कहानियाँ अभी शायद मज़ीद सामने आई। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये करप्शन को अपना जायज़ हक समझते हैं। अभी ज़ैगम साहब ने फरमाया जायज़ करप्शन, तो मुझे उस पर ये लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये अपना हक समझते हैं और ये समझते हैं कि अगर हम हुक्मरानी में आके या हुकूमत में आके करप्शन नहीं करेंगे तो हमारी जो एक हक़ हुक्मरानी है उस पर ज़द पड़ेगी और लोग कहेंगे कि ये तो हुक्मरान ही नहीं है, ये करप्शन ही नहीं करते, तो ये कैसे हुक्मरान है। पाकिस्तान में तो इन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारे यहाँ खेत ख़त्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ सब्ज़े ख़त्म हो रहे हैं और उसकी जगह पे कॉलोनियाँ बन रही हैं और उसकी वजह से ये जो आलूदगी पैदा हो रही है और ये जो माहौल हमारा आलूदा हो रहा है। आप देखिए, मैं सुबह जब उठता था, ये पहले भी मैं एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, तो हमें बड़े खूबसूरत कबूतर नज़र आते थे, हमें चिड़ियाँ नज़र आती थी बड़ी खूबसूरत, हमें शाम को तितलियाँ नज़र आती थीं, हमें जुगनू नज़र आते थे। अब सिवाय आप आसमानों पे देखें तो आपको कौवे और चीलें, इनके अलावा कोई परिंदा तो नजर आती है सिर्फ। स्मोग में भी कुछ नज़र नहीं आता, कुछ नहीं नज़र आता। और यहाँ पे आप अपने सड़कों पे देख लें तो आपको सिर्फ गधे ही गधे जो हैं या वो कुत्ते नज़र आते हैं या गधे नज़र आते हैं, इसके अलावा और कोई वहाँ पे आपको वो चीज़। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऐसा ये हुकूमत को इस हवाले से एक बड़ी ठोस मनसूबाबंदी के साथ एक ऐसी हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी कि हमारा जो एक माहौल है और ये जो आलूदा माहौल है ये हम इसमें जो है वो कमी वाक़या हो और जो खूबसूरती जो पाकिस्तान की असल खूबसूरती है वो जो है वो सामने आ सके। मतलब जो लाहौर शहर मौजूद है कुछ उस पर तवज्जो कर ले। बार बार यहाँ तरजीहात की बात हो रही है, मनसूबा बंदी की बात हो रही है, इक़दामात की, तो थोड़ा हुकूमतें भी सुन लें। हम बात करें रूडा मनसूबे की, तो पैनलिस्ट की राय आपके सामने रही। इल्ज़ाम लगाया गया है मुनस इलाही पर मुबैना तौर पर करप्शन का 250 अरब बाहर ले जाने का। हुकूमतें मौजूद हैं, इसको साबित करें, लेकिन जो शहजाद के काबिल तहसीन कदम यह है कि फ़िलहाल इसको लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी सवाल उठाया था कि जो लाहौर शहर मौजूद है इसकी ज़रूरियात के ऊपर, इसके मसाइल के हल के लिए वसाइल तलाश कर लिए जाएँ, फिर इसके बराबर एक और लाहौर शहर बसाने की आप तैयारी करें, मगर कोई रूल्स एंड प्रिंसिपल्स तो सामने रखे जाएँ। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें हमारे पैनलिस्ट से तो वो भी आप हमारे ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।